यूएसए से कंपेयर करेंगे तो यूएसए का ट्रक ड्राइवर 8 घंटे ट्रक चलाता है और मिनिमम 700 से 800 किलोमीटर गाड़ी चलती है। रीज़न क्या है? वहाँ पे एक तो रोड अच्छे मिलते हैं, दूसरा उनका ट्रक थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तीसरा उन्हें जाके एक टोल बूथ पे रुक के घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ता है। उनके ट्रक्स के पास बने रहते हैं, सेंसर लगा रहता है और वो ट्रक पास होते रहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट ने समझा, इससे 3 फायदे होंगे। जो हमारा फ्यूल वेस्टेज होता था वो फ्यूल बचेगा, कम से कम हम जो डिस्टेंस 250 से 300 के बीच में रहते थे वो लगभग 400 से 500 तक पहुंचेगी। और ये सारे काम हो रहे हैं, इंडियन ऑयल के टैंकर को पास दे दिए गए हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई आपका ट्रांसपोर्टेशन ऐसा हो, आप भी अपने ग्रीन पास बनवाइए, सेंसर लगवाइए, स्टिकर लगवाइए और हाईवे पे जाइए, आपके लिए अलग से गेट बना होगा, आप उस गेट से सेंसर किया जाए और आप निकलते चले जाइए। ये छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट देने वाले हैं। रिमार्केबल मोमेंटम, हमने 60 साल से हमारे देश में काम चल रहा है, बट गांव में बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पे आज भी बिजली नहीं पहुंची। गवर्नमेंट का जो रेशियो था 88% पे था, जो हमारे गांव आज की तारीख में वही 99% कवर कर लिए हैं। 2 साल में एक ये बड़ा अचीवमेंट है कि इन गांव तक वो बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है और लगभग कंप्लीट ही हो गया है। जो हमारा पीक टाइम में डिफिसिट रहता था बिजली का, पीक आवर्स में आप 2012 में देखोगे तो रेशियो 8.7 था, यानी कि जब समर में बिजली का पीक आवर होता था तो जो डिफरेंस होता था वो 8.7 का था। आज की तारीख में आप देखोगे ये अप्रैल से जनवरी का डेटा है, ओनली 2% बचा हुआ है। ये एक विद्युत प्रवाह साइट है जिसमें आप कभी भी पीक आवर्स में या किसी भी आवर्स में इस साइट पे जाके चेक कर सकते हो। भाई बहुत सारी सरकारें ये क्लेम करती हैं कि हमारे को बिजली अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि बिजली की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो आप खुद से चेक कर पाओ। पावर ग्रोइंग लीव्स कम्युलेटिव सोलर एंड विंड एनर्जी इन मेगावाट, 2014, 15, 16 का ये डेटा है। इससे पहले भी सरकारें थीं और सरकारों ने काम किया, बट क्या इस तरीके का प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाया? आज की तारीख में 14,436 विंड पावर मेगावाट बिजली बनाई जा रही है और 6,753 सोलर पावर से, और निरंतर काम है। 2019 तक का टारगेट है कि वो करीब 20,000 मेगावाट तक उसको ले जाने का, जिससे हम सौर ऊर्जा का यूज कर सकें, हवा का यूज कर सकें, हम एक ग्रीन हाउस बना के इंडिया की तरफ बढ़ें, जिससे कि कोई पोल्यूशन ना हो, कोई इस तरीके की हमारे एक्सपेंस हैं वो कम हो। ये एक बहुत बड़ा कार्य भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एलईडी बल्ब आपके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी पहले से है। एलईडी बल्ब का जो 11 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और लेटेस्ट डेटा में लगभग 14 करोड़ एलईडी बल्ब भारत सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं, और जिससे कि बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। लगभग 5,500 करोड़ का। ये मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ये अगर आपसे कहा जाए कि कोयले को, ये दृश्य आपने बहुत सारे देखे होंगे, कि कोयले को ट्रांसपोर्ट करना आसान है या बिजली को ट्रांसपोर्ट करना आसान है? यानी कि कोयला एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए ये ज़्यादा सरल है, या बिजली को दूसरी जगह भेजा जाए ये ज़्यादा सरल है? लेकिन ये मित्रों आपको पता है, लेकिन पिछली सरकारों को नहीं पता था। उन्हें ये पता था, वो क्या करते थे कि कोयला छत्तीसगढ़, बिहार, रांची से लोड कर कर के ले जाते थे राजस्थान, और वहाँ पे प्लांट लगाए, कहीं महाराष्ट्र में प्लांट लगाए, गुजरात में प्लांट लगाए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया है कि जहां कोयले का प्रोडक्शन होता है वहीं पे हम बिजली बनाएंगे, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो अननेसेसरी
हम पैसा खर्च करते हैं कोयले को यहाँ से वहाँ ले जाना, यहाँ से बेंगलोर ले जाना, यहाँ से कर्नाटक ले जाना, गुजरात ले जाना, ये अब आगे से नहीं होगा। और जो हमारे जो पावर प्लांट हैं वो लगेंगे कहाँ पे? जहाँ पे हमारा कोल प्रोडक्शन होता है। कितना सरल काम था, बहुत बड़ी इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी, हर कोई कर सकता था। लेकिन पिछली सरकारों के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया और करोड़ों रुपए इसी तरह ट्रांसपोर्ट में बहा दिए। पिछली साल सरकार ने 35,000 किलोमीटर नई लाइन डाली है इसी कार्य के लिए कि हम बिजली को ट्रांसपोर्ट कर सकें उन राज्यों से जहां से प्रोडक्शन होगा। और इस साल का टारगेट है कि 50,000 किलोमीटर की हम नई लाइन डाल दें, केबल लाइन, जिससे कि दूसरी जगह पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये रेलवे की कैपेक्स बढ़ाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का सरकार का ग्राफ आपके सामने है, कहां से कहां तक 82,192 तक पहुंचा दी है। 1500 किलोमीटर इन 10 साल में बनी थी पिछले, और 3500 किलोमीटर इन 2 ईयर्स। नई कैपेसिटी यानी कि नई लाइन भारत सरकार ने बिछाई है। पिछले तो 10 सालों में वो 1500 किलोमीटर बिछाई थी और विद इन 2 ईयर्स में 3500 किलोमीटर। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अंग्रेज 53,596 किलोमीटर रेलवे लाइन बना के गए थे। 2013 में हम 65,806 किलोमीटर उसको इन बीच के समय में बढ़ा के पहुंचा पाए। यानी कि हमने कितनी इंक्रीज की? 12,210 किलोमीटर लाइन हमने नई बिछाई जब से देश हुआ आजाद, तब से अब। फ्रेट देखेंगे तो आप हमारी जो कैपेसिटी थी वो कितनी बढ़ गई? 1,441% बढ़ गई। हमारी वैगन कैपेसिटी में कितनी बढ़ गई? 330% बढ़ गई। और पैसेंजर कितने बढ़ गए? 656%। और हम कितने किलोमीटर बढ़ा पाए थे? 12,210। तो ये एक दृश्य है, ये अभी भारत में किसी ने देखा? नहीं देखा। ये विदेशी पिक्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेल मिनिस्टर पहले रहे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरीके के भी वैगन्स बनाए जा सकते हैं। अब गुड़गांव में मारुति की फैक्ट्री लगी हुई है, अब उसको अपनी कार भेजनी होती है बेंगलोर, तो एक ट्रक को यहाँ से लोड करने के बाद में 7 से 8 दिन लगते हैं। बट विदेशों में आपको ये बहुत सारे दृश्य दिखेंगे। हमारे मंत्री विदेश में घूमने तो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि इस तरीके की छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम एक ट्रांसपोर्ट को और एक एक कार पे 50-50 हज़ार का एक्सपेंस एक्स्ट्रा आ गया। अब आपको बहुत जल्दी ऐसे दृश्य भारत में देखने को मिलेंगे। मारुति सुजुकी टू मूव कार्स बाय डेडिकेटेड ट्रेन्स। डेडिकेटेड ट्रेन्स का काम बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत जल्दी ये सारे दृश्य आपके सामने आने वाले हैं। अभी तक क्या होता था कि जो भी रेल मंत्री बनता था वो कैसी लाइनें बनाता था? वो ऐसी लाइन बनाता था कि उसकी जहां पे लोकसभा पड़ती थी, उसका जहां क्षेत्र है, जिस राज्य से आता था, तो कभी भी ऐसी ट्रैक बिछाने का नहीं हुआ कि जिससे हमारे रेलवे का यूटिलाइजेशन हो, कि हम लिंक को जोड़ें। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट जहां से निकलेगा उस तरीके के लिंक बनाएंगे, और उनसे क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन का यूज कैपेसिटी बढ़ा के कर सकें। ये एक तस्वीर है, बहुत सारे लोग पहचान गए होंगे। इनमें से जनरल खंडूरी है, जो कि पिछली गवर्नमेंट में रेल मंत्री रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे, और ये 7 साल रहे। 7 साल में जितनी इन्होंने सड़क बनाई, उतनी सड़क पिछले सारे मंत्री जितने भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे मिलके नहीं बना पाए। आपको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का नाम याद होगा, जिसने पूरे भारत को एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जोड़ा था। तो ये इन्होंने, इनकी सोच थी कि आज बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू चेन्नई, चेन्नई टू हैदराबाद, कानपुर, सारों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जोड़ दिया। इनकी तस्वीर क्यों दिखाई? तस्वीर दिखाने का कारण है आज इसी तरीके से
भारत में जो मालगाड़ी का अलग से इस सरकार ने डिसाइड किया है कि 4-5 साल के अंदर हम उसी तरीके से अपने रेलवे का ट्रैक बनाएंगे और बहुत बड़ा एक नेटवर्क तैयार करेंगे। उसका कारण है, आज से 20 साल पहले इंडिया में जेरोक्स कंपनी जापान की आई थी। उसने सोचा कि हम यहाँ पे प्रिंटर बनाएंगे, जेरोक्स मशीन लगाएंगे और पूरे वर्ल्ड को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। बट हुआ क्या कि जो हमने यहाँ पे लगाया और उसके बाद में उसको पोर्ट तक पहुंचाने में 7 से 8 दिन लग रहे थे। तो इतना लंबा गैप कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर लें, असेंबल कर लें और बनाने के बाद में पोर्ट तक पहुंचने में 7-8 दिन लगे, तो धीरे से कंपनी यहाँ से चाइना को शिफ्ट कर गई। अगर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले सोचा गया होता तो आज हम जो एक नई थीम लेके आए हैं वो नहीं लानी पड़ती और उसी के तहत हमारे और भी बहुत सारे काम हो सकते थे। आज हमारी रेलवे की जो मालगाड़ी की जो एवरेज स्पीड है वो 25 किलोमीटर है। इसका सरकार ने जब हमारा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा तो यही स्पीड बढ़कर 75 किलोमीटर हो जाएगी और मैक्सिमम स्पीड 100 को पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ में हमने क्या किया है कि जो हमारा पूर्वी भारत है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ पे हमारे कोयले की खदानें हैं और बहुत सारी माइंस हैं, वहाँ भी एरिया में डेडिकेटेड रेलवे लाइन बिछाई जाए जिससे कि कोल को एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाए और एक दूसरे जहाँ पे पावर प्लांट हैं, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाए। इस तरीके का कार्य एक न्यू आइडिया है और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कुछ तस्वीरें हैं, रियल तस्वीरें हैं। बहुत तेजी से जो हमने बात की है डेडिकेटेड कॉरिडोर की, उसकी ये ओरिजिनल तस्वीरें हैं, कितनी स्पीड से कार्य चल रहा है। ये ऑटोमेशन एट वर्क फॉर स्पीड, ये एक ऐसी मशीन है इससे पहले किसी सरकार ने यूज नहीं की। ये 2 साल से इसका यूज किया जा रहा है। इसमें केवल मैन फोर्स जो है वो सिर्फ इतना काम कर रही है कि वो नट बोल्ट कसने का, बाकी ट्रैक बिछाना, स्लीपर लगाना, गिट्टी डालना सब ऑटोमेटिक हो रहा है, जिसकी वजह से कार की स्पीड 100% 100 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है और बहुत सारा काम बहुत तेजी से चल रहा है। अभी एक नया थीम है मेक इन इंडिया। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जापान गए थे और वहां जाने से लाभ क्या हुआ है। ये जब आप दिल्ली से जयपुर की ओर जाएंगे तो इस तरीके की आपको जापानी कंपनीज के नए नए निर्माण कार्य आपको दिखने लगेंगे। केवल बातें नहीं हो रही हैं, काम भी हो रहा है। और मित्रों, 1600 जो कंपनी चाइना में शिफ्टेड है, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही हैं, वो आज की तारीख में धीरे धीरे इंडिया की ओर शिफ्ट कर रही है। 1600 कंपनियों की संख्या बहुत बड़ी होती है और ये कंपनियां, जब ये कंपनी आती है, साथ में बहुत सारी साइड की कंपनियां, जैसे कानपुर में एक LML फैक्ट्री लगी हुई है, बट आप उसकी सब्सिडरी कंपनी देखोगे तो 600-700 दादा नगर में लगी होंगी। तो फ्यूचर में इस तरीके के कार्य, बहुत सारे जॉब्स क्रिएशन ये सरकार आपके सामने बहुत जल्दी लाने वाली है। एक बहुत बड़ा चुटकुला है कि जो व्हाट्सएप पे और सब जगह बहुत घूमता रहता है कि कोई अमेरिकन इंडिया आया, वो पूरा इंडिया घूम के गया और जब विदेश में पहुंचा तो उससे पूछा, आप भारत घूम आए, भारतीयों से मिले? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो किसी से नहीं मिला। मैं वहाँ गुजराती से मिला, बिहारी से मिला, यूपी के मिला, लेकिन इंडियन मुझे कोई नहीं मिला। तो ये बात सही है, इंडियन क्यों नहीं है कि ये कहने को भारत एक देश एक है, यहाँ हर राज्य का अपना अलग टैक्स है, अपने अलग कानून है। तो आज ये सरकार रियल काम कर रही है, बल्कि कर चुकी है। GST बिल पास हो चुका है
और वो लागू होने जा रहा है। ये एक रिवोल्यूशन है इंडिया के लिए, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रैक पे आ जाएंगी। और अब आपको जब भी आप ट्रेवल करते हैं, ये चीज़ें इतिहास बन जाएंगी। कच्चे बिल, कैश ट्रांजैक्शन, जब जीएसटी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक बिल देना पड़ेगा, कैश बहुत कम हो जाएगा, और जो कच्चे बिल चलते थे वो हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। जब भी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे तो एक चुंगी पड़ती है, जहाँ पे आपको ट्रक्स की लाइन अक्सर, जो लोग गए होंगे बाहर हाईवे पे सफ़र किया होगा, उन्होंने ये तस्वीरें बहुत देखी होंगी। लेकिन जीएसटी के बाद ये जो तस्वीरें हैं, ये इतिहास बन जाएगा। वन टैक्स, एक बार टैक्स लगेगा और सारे, आप कहीं भी जाइए इंडिया, किसी बॉर्डर पे जाइए, आपको ट्रक को घंटों रोकना नहीं पड़ेगा, वहाँ बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे चोरी नहीं करनी पड़ेगी, टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हम लोगों को भी एक बहुत बड़ी आसान हो जाएगा। एक बिजनेस हमने किया, एक बार टैक्स दे दिया, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। ये इस सरकार ने एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, जो जीएसटी लाके वन नेशन। हमारे देश में आज की तारीख में 1741 सेंट्रल लॉ है बीन आइडेंटिफाइड फॉर रिपीलिंग। बहुत सारे कानून बने हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं, जिनका कोई कार्य नहीं। ऐसे कानूनों को सरकार ने आइडेंटिफाई किया और 1500 है ऑलरेडी रिपील्ड। मतलब इतने सारे कानून जो हमारे यहाँ बने हुए थे उनको भारत सरकार ने डिलीट किया। और भी रिसर्च चल रही है और भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। 582 लाख टू बी रिपील्ड। Nine years and 30,000 crore later, Air India is finally set to make some money. 9 साल बाद एयर इंडिया ने रेवेन्यू जनरेट किया है। 9 साल तक लगातार घाटा घाटा घाटा। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन अपने यूज में प्लेन को लेते थे, एयरक्राफ्ट को लेते थे, अपने यूज करते थे। लेट हो रही है मंत्री जी की वजह से, फ्लाइट खड़ी हुई है, डिले हो रहा है। ये सारा सिस्टम चेंज हुआ और सिस्टम चेंज होते ही आप देखेंगे कि एयर इंडिया जैसी कंपनी की रिकमेंड किया जा रहा था कि इसको बंद कर दिया जाए, और इसका घाटा ज़्यादा दिन तक नहीं झेल सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा रिफॉर्म किया कि वही 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। बीएसएनएल, सफेद हाथी जिसको कहा जाता था, उसने भी 672 करोड़ का पिछले ईयर में प्रॉफिट करके दिया है। और डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बारे में आप लोग पहले से बहुत सारी चीजें जानते हैं कि अब डिजिटल इंडिया के कितने लाभ हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए पासपोर्ट को ले लीजिए। पहले पासपोर्ट जिन्होंने बनवाए होंगे उन्हें मालूम होगा कि जूते घिस गए होंगे दौड़ते दौड़ते, और आज जो लोग पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं उन्हें पता हुआ कितना ईजी हो गया है पासपोर्ट को बनवाने के लिए। यदि आपके पास आधार है तो आज की तारीख में और ज़्यादा आसानी हो गई है। 50 लाख पासपोर्ट विद इन 4 months डिलीवरी, 22 करोड़ पासपोर्ट विद इन 2 weeks डिलीवरी। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि 2 करोड़ पासपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर डिलीवर किए गए। ये इसी देश में हुआ है जहाँ पे लोग कहते थे कि महीनों लगते थे पासपोर्ट बनने में, डिलीवर होने में, लौट जाता था, मिलता नहीं था। ये सारी चीज़ें आज डिजिटल इंडिया की वजह आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि हमारा कहाँ पे है, क्यों नहीं डिलीवर हो रहा है। भारत सरकार ने बैंकिंग रिफॉर्म के लिए पूर्व से आपसे परिचित होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बनाए हैं कि जो छोटे छोटे लोग थे उनको लोन दिया जाए। बहुत अच्छी तरीके से काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मुद्रा लोन फ्लोट किए जा रहे हैं, एक्सपेंड किए जा रहे हैं, ब्याज दरें नीचे आ रही हैं। जनधन योजना का तो आपने रिकॉर्ड तोड़ देखा ही था कि 25 करोड़ अकाउंट हमने खोले थे, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। हमने छोटा से छोटे कार्य के लिए बैंकिंग सिस्टम में जो लोग कहते थे कि इतने सारे अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, उतने सारे अकाउंट हमने खोल के दिखाए, उनको जोड़ा है, उनको सिस्टम में लाए हैं और उस जनधन का इस फायदा भी मिला है। मेक इन इंडिया थीम में भारत में एक बार फिर बहुत सारी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश विदेश घूम के बहुत सारी इंडस्ट्रीज को
एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जापान की 1600 कंपनी जो चाइना में काम कर रही है, बाई चांस की बात है कि हमारे लेबर कास्ट सस्ती है, चाइना की महंगी है। वो चीज़ें थी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर किया है कि आपको बहुत जल्दी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार मिलेगा, और बहुत जल्दी एक एक करके धीरे धीरे बहुत सारी, जैसे एप्पल है आ गई है, बहुत छोटे छोटे नाम हैं जो आप ट्रेन करोगे, नेट पे डालोगे तो बहुत सारी जापानी कंपनी स्विच कर रही है इंडिया। जो लोग सिंगापुर गए होंगे उन्होंने ये मॉल देखा होगा, ये मुस्तफा मॉल है। वहाँ पे ये 24 आवर्स खुला रहता है। इंडिया में केवल केमिस्ट की शॉप को 24 आवर्स खोलने का राइट है, बट इस गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि हमारे यहाँ भी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जो मॉल्स हैं वो 24 आवर्स खुल सकते हैं। इससे पहले 24 आवर्स हमारे यहाँ ये नहीं खुलते थे, लेकिन अब ये 24 आवर्स भी बड़े और सारे लोगों को दिया जा रहा है कि आप मॉल को या और चीज़ें हैं वो 24 आवर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर की यात्रा का रूट फ्लो चार्ट है। बहुत इस पे वाद विवाद हुआ, संवाद हुआ, कई हम लोग मीटिंग में गए तो ये प्रश्न बार बार उठता है कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब तो विदेश में ही रहते हैं। ये एक उनकी जो सेटिंग थी ये उसका है 6 डेज ट्रेवल 5 कंट्रीज 45 मीटिंग्स, यानी कि दिल्ली ऑफिस से निकले, पहले अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से जिनेवा, और जिनेवा से यूएसए, यूएसए से मैक्सिको, और मैक्सिको से फिर दिल्ली ऑफिस। 6 डेज ट्रेवल किया, 5 कंट्रीज गए, 45 मीटिंग्स की, 44 आवर्स फ्लाइंग इन नाइट। जो फ्लाइंग का टाइम होता था वो हमेशा रात्रि में रहता था। तो इससे फायदा क्या हुआ? एक पिक्चर आई थी रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह मतलब सेल्समैन जो भारत की चीजों को बेच रहा है, और उससे क्या एडवांटेज हो रहा है भारत को, उसका ये एडवांटेज है। जो एफडीआई कैश नेट इनफ्लो ऑलरेडी एट रिकॉर्ड है। जो एफडीआई आया है वो रिकॉर्ड डे बाय डे, चाहे एफआईआई हो और चाहे एफडीआई हो, डे बाय डे इतना बड़ा है। एक माल तभी बिकता है। मैं तो बहुत दिनों मेडिकल फील्ड में भी रहा हूँ। हम लोग कहा जाता था कि जितनी आप ट्रेवल करोगे, जितने आप डॉक्टरों से मिलोगे, उतने ही आउटपुट निकलेगा। अगर आप घर में बैठे रहोगे, फलो मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और उस सेल्समैनशिप को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि जब व्यक्ति घर से निकलता है, जाता है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो 100% ये है कि वो उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी। बहुत देर से सबके दिमाग में बात होगी, द गेम चेंजर, डीमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर से पहले की बैंकों की हालत थी 2010 से लगातार। जो बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है उसमें पैसा जमा होता, पैसा निकलता है। 2010 से बैंकों में लिक्विडिटी की बहुत